देश की सियासत में इन दिनों दल बदल और सियासी उठापटक का दौर चरम पर है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी से लेकर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर उथल पुथल मची हुई है। बीते कुछ वक्त में इन बड़े विपक्षी दलों में हुई टूट का फायदा सत्ताधारी एनडीए को हुआ है। नतीजा ये है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एनडीए पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रही है। इन सब के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनडीए संसद में उस जादुई आंकड़े के करीब पहुंच रहा है जो देश की चुनावी राजनीति की दिशा बदल सकता है। इससे पहले थोड़ा पीछे चलकर देखें तो इस पूरे सियासी घटनाक्रम की शुरुआत 17 अप्रैल 2026 को हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने 12 साल के कार्यकाल में पहली बार किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर हार का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर करीब 850 करने और परिसीमन को 2011 की जनगणना से जोड़ने का प्रस्ताव था। वही सरकार चाहती थी कि संसद को ये अधिकार मिले कि भविष्य के परिसीमन के लिए किस जनगणना का उपयोग किया जाए। पास नहीं हो सका था परिसीमन बिल। हालांकि 2/3 बहुमत न मिलने के कारण ये विधेयक पारित नहीं हो सका। बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। इस तरह सरकार 54 वोट कम होने की वजह से बिल पास नहीं करवा पाई। इसे मोदी सरकार के लिए बड़ी हार के रूप में देखा गया। परिसीमन विधेयक गिरने के बाद से आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी और अब शिवसेना में बगावत की खबरें सामने आने लगी। सियासत की गलियारों में ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन टाइगर जैसे शब्द गूंजने लगे। दल बदलने की शुरुआत आम आदमी पार्टी से हुई। अप्रैल में राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने पाला बदल लिया और भाजपा में शामिल हो गए। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। इसके बाद मई में विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही टीएमसी में ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। टीएमसी में ऐसा हड़कंप मचा कि पहले पार्टी के करीब 60 विधायक बागी हुए और फिर एक के बाद एक 20 सांसदों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है। टीएमसी की पोस्टर गर्ल रही सायोनी घोष जैसी नेताओं ने भी बगावत का रास्ता चुन लिया। अब शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसद भी पाला बदलने की तैयारी में हैं। लोकसभा में सरकार को संविधान संशोधन पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है, यानी 360 वोटों की आवश्यकता। अब ये समझते हैं कि बीजेपी इससे कितनी दूर है। 2024 के आम चुनावों के बाद एनडीए के पास 293 सीटें थी, लेकिन अब गणित बदल चुका है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों के समर्थन के बाद यह आंकड़ा 313 तक पहुंच जाएगा। वहीं शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों के समर्थन से यह आंकड़ा 319 तक पहुंच सकता है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 30 लोकसभा सांसद अलग होने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा हुआ और इन सांसदों ने एनडीए को समर्थन दिया तो एनडीए 350 के करीब पहुंच जाएगी। इस बीच तमिलनाडु में डीएमके भी कांग्रेस से नाराज है और इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली है। अब चर्चा है कि डीएमके के 22 सांसद संसद में वोटिंग से दूरी बनाकर एनडीए की राह आसान कर सकते हैं। राज्यसभा में भी बढ़ा एनडीए का कुनबा। पिछले 2 महीनों में हुई बगावत और हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों के बाद राज्यसभा की तस्वीर बदल गई। एनडीए ने हालिया राज्यसभा चुनावों में 26 में से 19 सीटें जीत ली। अब राज्यसभा में बीजेपी के पास अकेले 114 सीटें हैं। वहीं एनडीए का आंकड़ा 150 सीटों पर पहुंच गया है। इसमें टीएमसी के 3 और पूर्व सांसद शामिल होने वाले हैं। राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए 163 सीटों की जरूरत होती है और एनडीए इस आंकड़े से महज 10 सीट दूर है। देखना ये होगा कि एनडीए इस आंकड़े को छू पाती है या नहीं, और अगर छू लेती है तो संसद में बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का रास्ता कई मुद्दों पर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि शिंदे प्रेग्नेंट हैं और उन्होंने 6 गद्दार सांसदों को जन्म दिया है। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट के 6 बागी सांसदों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है, जिससे उद्धव ठाकरे गुट के नेता भड़क गए हैं। संजय राउत ने सोमवार को अपनी पार्टी के बागी विधायकों, जिनमें ओमराजे निंबालकर भी शामिल हैं, उन पर निशाना साधा और उन्हें गद्दार कहा। उन्होंने कहा कि शिवसेना को तोड़ना महाराष्ट्र को तोड़ने जैसा है। शिवसेना यूबीटी के विधायकों की मीटिंग पर पार्टी सांसद संजय राउत ने कहा, एकनाथ शिंदे ने 6 गद्दारों को जन्म दिया है। चीजों को ठीक से मैनेज करने के लिए आगे सिजेरियन सर्जरी करनी होगी। कोण म्हणाला? मुख्यमंत्रीच म्हणाले की ऑपरेशन ना सक्सेस 6 गद्दार जन्माला आले। बॉडी सुस्थितीत बॉडी त्यांची सुस्थितीमध्ये असं नाहीये, त्यांना सिजरिंग करावं लागणार आहे पुढे व्यवस्थित। तर ते हा विक्रम आहे। केनियामध्ये एका बाईला 5 झाले होते मुलं आणि आता इथे 6 गद्दार आता इथे नंदनवनला पाळणा हल्लाय।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने धाराशिव के सांसद ओमराजे निंबालकर पर कुख्यात गद्दार होने का आरोप लगाया और कहा कि यूबीटी सेना चीफ उद्धव ठाकरे उस आदमी को जानते थे जिसने कथित तौर पर निंबालकर को 15 करोड़ रुपए दिए थे। राउत ने कहा, गद्दारों की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। ओमराजे एक कुख्यात गद्दार हैं। शिवसेना को तोड़ना महाराष्ट्र को तोड़ने जैसा है। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि ओमराजे को सबसे पहले 15 करोड़ रुपए किसने दिए थे। बाकी सांसदों के डेवलपमेंट के दावों पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा, धाराशिव में जो डेवलपमेंट दिख रहा है वो पिछली सरकारों के समय में हुआ था। सिर्फ चीनी मिलें लगाना डेवलपमेंट नहीं होता, डेवलपमेंट मिलकर किया जाता है। अगर कोई सांसद ये मानता है कि 100 करोड़ रुपए जेब में डाल देना डेवलपमेंट है तो ये गलत सोच है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत बागी सांसदों को लेकर जो खबरें चल रही थी उनको लेकर खासे नाराज थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार इसका जिक्र भी किया और नाराजगी भी जताई। फिलहाल जिस तरीके से संजय राउत ने निशाना साधा है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर और ये कहा कि उन्होंने 6 गद्दारों को जन्म दिया है और चीजें ठीक से मैनेज करने के लिए आगे सिजेरियन सर्जरी करनी होगी, एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया। आपको बता दें कि संजय राउत ने राम मंदिर ट्रस्ट पर भी आरोप लगाए और भारतीय जनता पार्टी पर मंदिर की संपत्ति और दान का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट जिम्मेदार है। राम मंदिर का दान पात्र ही गायब हो गया, चांदी और गहने भी गायब हो गए। भाजपा सदस्यों ने लगभग 500 करोड़ रुपए के चढ़ावे और संपत्ति का गबन किया है। मामले की किसी भी जांच के असर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, ऐसे लोगों के बारे में एसआईटी क्या रिपोर्ट देगी, वे कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं। मैं आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत जी से अपील करता हूं कि आपने मंदिर बनाने में योगदान दिया था जैसा कि हम सब ने दिया। जिस तरह से अब राम मंदिर को लूटा जा रहा है ये कोई गजनवी या फिर अलाउद्दीन खिलजी नहीं है जो इसे लूटने आया है। सुनिए उन्होंने राम मंदिर को लेकर क्या कुछ कहा। राम का अस्तित्व मिटा दिया। 500 करोड़ का घोटाला हुआ है राम मंदिर ट्रस्ट में और राम की जो दान पेटी है वो गायब हो गई है। सोना गया है, चांदी गया है, ज्वेलरी गया है। जो चढ़ावे में आया था वो लगभग 500 करोड़ का माल बीजेपी के लोगों ने उसका गबन किया है। अब ऐसे लोगों को एसआईटी क्या करेगी? ये सब बीजेपी के लोग हैं। मैं आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी से अपील करूंगा कि राम मंदिर के निर्माण में आपका भी योगदान रहा, हम सबका योगदान रहा और जिस तरह से राम मंदिर को लूटा जा रहा है, अब राम मंदिर को लूटने में तो गजनी तो नहीं आया ना, अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं आया ना। अब बोलते हैं ना मुगलों ने लूटा मंदिर, तो ये नए मुगल है बीजेपी के जो मंदिर लूट रहे हैं। बार बार मोदी जी बोलते हैं ना सोमनाथ को किसने लूटा, गजनी ने लूटा। तो राम मंदिर को किसने लूटा? बीजेपी के गजनी ने लूटा। अब तक मोदी जी ने उसके ऊपर एक अक्षर नहीं, एक शब्द नहीं निकाला है उस लूट के बारे में। एसआईटी क्या करेगी? क्या किया एसआईटी ने? एक रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट दबा दिया जाएगा। चलिए थैंक यू। नाम आया उसे सरकार गिर जाएगी, ऐसा कहा केजरीवाल ने। अरे सरकार तो कभी की गिरनी चाहिए। ये सरकार राम के आशीर्वाद से आई है और राम के शाप से ही जाएगी।